अंदर उपचुनाव की जंग लगातार तेज होती जा रही है। रामपुर में आजम के किले में बीजेपी ने एक और सेंधमारी कर दी है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता नवाब काजिम अली उर्फ नावेद मियां ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान कर दिया है। नावेद मियां ने अपने समर्थकों के साथ रामपुर की जनता से यह अपील की है कि आजम को हराने के लिए सभी एकजुट हो जाएं। यानी कि आजम खान अपने गढ़ में अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी आसिम रजा को टिकट मिलने पर एसपी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मशकूर अहमद ने बगावती सुर अपना लिए थे। तो वहीं दूसरी ओर मैनपुरी की लड़ाई भी अपने परवान पर है। नेताजी की सीट बचाने के लिए अखिलेश और डिंपल यादव लगातार रैलियां कर रहे हैं और नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने की बात कह रहे हैं। वहीं मैनपुरी में भाषण के दौरान धर्मेंद्र यादव भावुक हो गए, उनके आंसू छलक आए, जबकि बीजेपी उपचुनाव में रामपुर और मैनपुरी सीटें जीतने का दावा कर रही है। आज इन्हीं मुद्दों पर करेंगे महाबहस, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। आजम अपने ही गढ़ में घिरे। एक तरह से अपना मन बना ही लिया था कि हम आकाश सक्सेना का साथ देंगे। समर्थन है क्योंकि मैं समझता हूं कि सब लोगों को ये समर्थन उनका करना चाहिए, सही फैसला लेना चाहिए। आज फिर जिस परेशानी में, उपचुनाव की परेशानी में हम लोग सब फंस गए, वो आजम की वजह से। तो आजम या उसके प्रत्याशी को समर्थन देना माने एक मुसीबत और अपने सर पे लेना है। विरोधी बढ़े, क्या आसिम अकेले पड़े? देखिए, इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास ना मुद्दे हैं ना प्रत्याशी है। मैनपुरी में एक आयातित प्रत्याशी को मैदान में उतारा, उसी तरीके से रामपुर में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के एक बागी नेता के सहारे इस मैदान को जीतना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बागी और आयातित प्रत्याशी के सहारे इस चुनाव को जीतने का सपना वो पूरा होने वाला नहीं। बिन नेताजी मैनपुरी में अखिलेश का प्लान। पहला ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें हमारे आपके नेताजी हमारे बीच में नहीं है। ये विशेष चुनाव भी है। किसी को नहीं पता था कि ये चुनाव हमें और आपको लड़ना पड़ेगा। इन लोगों ने नेताजी की बात के इस चुनाव को चुनौती देने की कोशिश की है। अपने वोट के माध्यम से इतना भरपूर जवाब दे देना, मुंहतोड़ जवाब दे देना कि कभी भी ये लोग नेताजी के नाम का ढोंग न कर पाए। ये मेरी आप सबसे अपील है। मैनपुरी फतेह का बीजेपी का सीक्रेट डाउन। इसीलिए समाजवादी के गढ़ एक एक करके घिरते जा रहे हैं। आजमगढ़ में भी होगा, रामपुर में पहले हो चुका है, फिर रामपुर में दोबारा होगा, मैनपुरी में भी होगा, 24 में भी होगा और 27 में भी। उपचुनाव की लड़ाई, रामपुर की सियासत गरमाई। तो मैनपुरी के बाद अब रामपुर में भी गर्मा चुकी है सियासत और सवाल यही कि क्या अपने ही गढ़ में गिर गए हैं आजम खान, क्योंकि जिस तरह से सपा में बगावती सुर पहले से सुनाई दे रहे थे रामपुर के अंदर, और उसके साथ साथ अब जिस नावेद मियां की एंट्री जिस तरह हुई और उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा को अपना समर्थन दिया, उससे भी कई तरह की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बहरहाल मैनपुरी और रामपुर दोनों को लेकर विशेष तौर पर चर्चा करेंगे और उसके लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रशांत उमराव जी हमारे बीच में है, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, सुधा मिश्रा है प्रवक्ता कांग्रेस हमारे बीच में, अनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई है प्रवक्ता पीएसपीएल, और सुभाषपा के प्रवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह हमारे बीच में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को विस्तार दें उससे पहले सवाल आप सभी लोगों के लिए 1 और 30 सेकंड के अंदर आप लोग अपने ओपनिंग रिमार्क्स पूरे करें। सबसे पहले प्रशांत उमराव जी, मैनपुरी में यादव परिवार ने पूरी ताकत झोंक रखी है, नेताजी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, उनके सम्मान, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जनता से कहा जा रहा है, तस्वीर भी जारी कर दी गई कि चाचा भतीजा एक हो गए।
क्या लग रहा है आपको, मैनपुरी की जंग भाजपा दावा कर रही है कि रामपुर आजमगढ़ के बाद ये उपचुनाव हारेगी सपा, इतना आसान होगा क्या भाजपा के लिए? 30 सेकंड। देखिए, देश अब जो है वंशवाद से आगे बढ़ चुका है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, कोई व्यक्ति किसान का बेटा बन सकता है, और वो चीजों से देश आगे बढ़ चुका है। रामपुर में पिछली बार हम लोकसभा में भी जीते, लगातार हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है, और आजम खान ने जो कर्म किए थे उनके कर्मों का फल उनको लगातार मिल रहा है। नवाब खानदान लगातार उनसे लड़ता रहा, उनके विरुद्ध उन्होंने मुकदमे जो कुकृत्य किए थे उनको कराए। आकाश सक्सेना इस मामले में शिकायत करता थे, वो हमारे प्रत्याशी पिछले चुनाव में प्रत्याशी थे, तो दोनों सीटें जीतेंगे, और साथ में खदौली सीट, तीनों जो चुनाव तीनों सीटों पर हो रहा है, तीनों चुनाव हम भारी अंतर से जीतेंगे, और जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के काम पर लगातार मुहर लगा रही है। ठीक है प्रशांत जी, आपका समय पूरा। आपने कहा कि ये उपचुनाव भारी मतों से भाजपा जीतने जा रही है। धर्मेंद्र यादव जी, आप इत्तेफाक रखते हैं, बीजेपी बहुत बड़ा दावा कर रही है, साथ ही इस बार प्रचार के लिए आपके सभी स्टार प्रचारक मैदान में हैं, चाहे वो मैनपुरी की बात की जाए, रामपुर में आजम खान खुद साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन पार्टी में फूट की भी खबरें हैं, और नावेद मियां का सीधे तौर पर भाजपा के साथ मिल जाना। क्या अपने गढ़ में घिर गए हैं आजम खान? आस्था जी, आज मैं खुद भी मैनपुरी में ही हूँ जी, और मैनपुरी के चुनाव के बारे में आपको बता दूं कि मैनपुरी का हर एक व्यक्ति, हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता और मैनपुरी की जनता नेताजी के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, कभी आप अपने रिपोर्टर को भेज के देखिएगा, मैनपुरी का ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जो नेताजी की भावनाओं से जुड़ा नहीं होगा। तो यहाँ तो नेताजी के श्रद्धांजलि देने के लिए लोग इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से हारेगी, और समाजवादी पार्टी इतने भारी अंतर से जीतेगी। मैनपुरी की जनता चाहती है कि नेताजी की विरासत को, नेताजी की आवाज को, नेताजी की भावनाओं को इस देश की पार्लियामेंट में आदरणीय डिंपल यादव जी रखें, और मैनपुरी का जो सम्मान नेताजी ने बढ़ाया था पूरे विश्व पटल पर। लौटेंगे आपके पास धर्मेंद्र जी, फिलहाल 30 सेकंड पूरे रुक करते हैं सुधा मिश्रा जी का, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की। सुधा मिश्रा जी, खासतौर पर रामपुर की बात करें तो नावेद मियां पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, वो अब भाजपा का सीधे तौर पर समर्थन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि आजम खान और सपा के लिए यह बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पार्टी के अंदर भी फूट है आसिम रजा को लेकर, और दूसरी बात, नावेद मियां अब सीधे तौर पर बीजेपी के साथ आ गए, आकाश सक्सेना को सपोर्ट कर रहे हैं। जी आस्था जी, चूंकि कांग्रेस मैदान में नहीं है, हम उपचुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ऐसे में नावेद मियां किसको समर्थन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, जैसा उन्होंने बयान दिया था कि रामपुर की जनता के रोजगार और उसकी भलाई के लिए, खुशहाली के लिए जो द्वार खुलेंगे, उसके लिए वो आकाश सक्सेना को समर्थन दे रहे हैं। अगर इस बात पे ध्यान दिया गया, वहाँ पे भाजपा या सपा या उसकी बात हुई नहीं, उन्होंने रामपुर की बात की, क्योंकि इससे पहले विधायक का चुनाव से लड़ चुके हैं और उनकी हार हुई थी। तो चूंकि हम कांग्रेस के जो संगठन से जो निर्णय लिया गया था कि हम इस चुनाव में नहीं है, उस चुनाव के बाद उनका व्यक्तिगत रुझान क्या है, इससे ठीक है, तो कुल मिलाकर आप इसको नावेद मियां का व्यक्तिगत रुझान मान रहे हैं, और आपका यह कहना है कि उन्होंने रामपुर की जनता की बात की, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। बहरहाल सवाल इससे भी कई सारे खड़े होते हैं, लौटेंगे आपके पास, लेकिन अनीता मिश्रा जी, पीएसपी की प्रवक्ता हमारे बीच में है। अनीता मिश्रा जी, मैनपुरी के चुनाव प्रचार में हम देखें समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि अब तो शिवपाल यादव और प्रसपा का समर्थन है, दोनों मिलकर नेताजी के नाम पर मैनपुरी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो वोट जो है वो नेताजी को श्रद्धांजलि देने के नाम पर मांगे जा रहे हैं। परिवार में एकता है, उसकी तस्वीर भी जारी कर दी गई। दूसरी तरफ बीजेपी विकास के मुद्दे को लेकर मैदान में है, वो बार बार कह रही है रामपुर आजमगढ़ हारे, अब मैनपुरी की भी बारी है। देखिए आस्था, में एक बात आपको बता दूं, मैनपुरी जो क्षेत्र है वो एक सिर्फ चुनाव क्षेत्र नहीं है माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के लिए या फिर माननीय मुलायम सिंह यादव जी के लिए। आपने पहले भी देखा होगा, जब माननीय शिवपाल सिंह यादव जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और चुनाव खुद भी लड़ रहे थे, उसके बावजूद भी जब मुलायम सिंह यादव जी वहां से चुनाव लड़ रहे थे तो वो उनके लिए वहां प्रचार करने जाया करते थे। उस समय उनकी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय थी और चुनाव में भी सारे लोग चुनाव लड़ रहे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी के लिए प्रचार किया था और वो भारी मतों से वहां से जीते भी थे। तो इस समय भी माननीय शिवपाल सिंह यादव जी मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं और वो उनके लिए उनकी श्रद्धांजलि कहें या उनकी विरासत कहें या उनके प्रति उनका जो प्यार है, बिल्कुल, तो विरासत के नाम पर जो सियासत है प्रसपा और सपा की, वो फिलहाल एक ही ट्रैक पर है।
लेकिन सवाल आगे के लिए भी बहुत सारे हैं, जरूर पूछेंगे आपसे। लेकिन फिलहाल जितेंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता सुभाषपा, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र प्रताप सिंह, आप लोग लगातार कह रहे थे कि सपा को गठबंधन संभालना नहीं आता, वरिष्ठों की इज्जत करना नहीं आता, लेकिन अब नेताजी के नाम पर सब एक है, ऑल इज वेल, सपा यही कह रही है। नहीं, अगर ऑल इज वेल होता तो आपने देखा होगा कि जब नामांकन भरने गई थी तो ना अपर्णा जी थी और ना शिवपाल जी थे। उसके 2 दिन बाद वो शिवपाल जी के यहाँ पहुँचे और उनसे पैर छू कर, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत है, क्योंकि पारिवारिक रिश्ते अपनी जगह होते हैं, राजनीतिक रिश्ते अलग चीज़ें होती हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि माननीय शिवपाल जी का बार बार जो अपमान हुआ है तो उसको वो कैसे दरकिनार कर पाएंगे। और दूसरी चीज़, जो रघुराज साके जी हैं वो भी उन्हीं के अपने शिष्य हैं और उनके साथ उनका काफ़ी गहरा लगाव भी रहा है जी। तीसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एक और मैं बता दूं कि रामपुर में हमारे प्रत्याशी श्री रघुवीर एक और खड़े हुए हैं, मैं नाम अभी बता देता हूँ। आपको अपने प्रत्याशी का नाम भी नहीं याद जितेंद्र जी? ठीक है, आप मोबाइल में चेक कर लीजिए। नहीं, मैं लौटूंगी आपके पास। कैसी टक्कर देने जा रहे हैं आप रामपुर में? आपको अपने प्रत्याशी का नाम नहीं याद? कोई बात नहीं, आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए। हम डिबेट की शुरुआत करते हैं, विस्तार से अब सभी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रशांत उमराव जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भावनाओं की आंधी है, नेताजी की श्रद्धांजलि है, नेताजी के लिए सब लोग आगे आए और साइकिल पर मुहर लगाएं, साइकिल का बटन दबाएंगे वही नेताजी को श्रद्धांजलि होगी। यही समाजवादी पार्टी के चुनाव प्रचार का सबसे बड़ा वक्तव्य है मौजूदा समय में। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास कोई एक अपना मुद्दा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है जिसके आधार पर जा सके। निश्चित तौर पर मुलायम सिंह जी बड़े नेता थे, उनका सम्मान है, लेकिन हमारे प्रत्याशी जी मुलायम सिंह जी के शिष्य हैं, वही राजनीति उनको रघुराज सिंह साके जी को लेकर के आए थे। और वास्तव में अगर समाजवादी पार्टी के उत्तराधिकारी होने चाहिए, जो शिवपाल जी होने चाहिए, तो उनको तो साइडलाइन कर दिया गया, उनको कैंडिडेट नहीं बनाया गया। अब अवश्य है कि वो परिवार का नाम लेकर के, उनको चाचा का नाम लेकर के साथ लाने की बात हो रही है, लेकिन शिवपाल जी भी सार्वजनिक रूप से कहीं नहीं देखे, ना ही इनको सार्वजनिक वक्तव्य आया, ना ही वो नॉमिनेशन में गए। तो जनता भी सब चीजों से निकल चुकी कि परिवार के नाम पर अगर ऐसा होता तो सपा को सत्ता मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ये चीजें नहीं हुई हैं। ठीक है। और हम अपने काम के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर जो योजनाएं हैं, लाभ पहुंचाए, जनता उस मुद्दे पर वोट देनी है। वो जमाने चले गए कि भाई गांधी परिवार चलता था, मुलायम परिवार चलता था, ये सबसे जनता ऊपर उठ चुकी है। ठीक है प्रशांत जी, लेकिन रामपुर को लेकर आपका क्या विचार है? रामपुर को लेकर क्या विचार है? सपा कह रही है कि मैनपुरी तो हमसे कोई नहीं छीन सकता, नेताजी के नाम पर वोट पड़ेंगे और मांगे भी उन्हीं के नाम पर जा रहे हैं। लेकिन रामपुर के अंदर आजम खान साथ तो नजर आ रहे हैं आसिम रजा के, लेकिन नावेद मियां का अचानक आकाश सक्सेना को सपोर्ट करना, जो कि आपकी कैंडिडेट है, कहा जा रहा है कि आजम खान घिर गए हैं। परिवार के अंदर पहले भी फूट थी, आजम खान डिस्क्वालिफाइड है और नावेद मियां ने समर्थन दे दिया है भाजपा को। देखिए, आजम खान ने जो कर्म किए थे उनका परिणाम उनको मिल रहा है। जो उन्होंने गरीब जनता को वहां सताया, गरीब मुसलमानों के रेस्टोरेंट पे उन्होंने बुलडोजर चलवाए अपने, जब वो मंत्री थे, लोगों की जमीनों पर कब्जा करके एक यूनिवर्सिटी, फर्जी यूनिवर्सिटी बनाई, जिसको दिल्ली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको गिराने का आदेश दिया। और नवाब खानदान तो पहले ही उनसे लड़ता रहा। इस केस में आकाश सक्सेना जी लड़े और उनको डिस्क्वालीफाई करा, उनका वोटर लिस्ट से भी नाम कटा। और पिछली जो लोकसभा चुनाव भी बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें भी हमारे कैंडिडेट घनश्याम लोधी जी ने उनको हराया, उनके कैंडिडेट को, ये कैंडिडेट जो इस बार है, तो इस बार भी हम जीतेंगे। हमारा वोट परसेंटेज रामपुर में लगातार बढ़ रहा है। धर्मेंद्र यादव उस पर जवाब देंगे। धर्मेंद्र यादव जी, रामपुर में बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। एक तो आजम खान को सजा हुई है, दूसरा समाजवादी पार्टी के अंदर फूट है, और तीसरा नावेद मियां, उन्होंने भाजपा को सपोर्ट किया है। तो भाजपा बड़ी कॉन्फिडेंट है कि उसको चुनावी चक्रव्यूह, जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ था उसके बाद विधानसभा के उपचुनाव में भी काम करेगा। आस्था जी, पहले मैं रामपुर से शुरू करता हूं। जो नावेद मियां की बात आप कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी हर एक विधानसभा सीटों पर या लोकसभा सीटों पर एक अपना टॉपअप जारी कर देती है और उस टॉपअप को रिचार्ज करती है और उसको जो बुलवाना हो बुलवाती रहती है। नावेद मियां उसी का उदाहरण है, तो उससे कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो दंगाई भारतीय जनता पार्टी के थे, दंगाई का जब डिस्क्वालिफिकेशन हुआ खतौली विधानसभा पे, तब जाकर के वो सीट खाली हुई। तो दंगाइयों का पुराना रिश्ता है भाजपाइयों से। और उसके बाद परिवारवाद की बात करेंगे तो जो दंगाई है उसी की पत्नी को टिकट दे देते हैं और इनका परिवारवादी नहीं कहा जाता है। ये परिवारवाद में बोलने लायक नहीं है। दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि जो गुंडे माफिया दंगाई हैं वो बिल में है, वो बिल में नहीं, बेसिकली वो दिल में है इनके।
वो उसका उदाहरण आपने खतौली में देखा है, किसी छुपा नहीं है कि एक दंगाई को बचाने के लिए कितना पूरा प्रयास किया, फिर भी नहीं बच पाया। उसके बाद अभी रामपुर में आजम जी की सदस्यता खत्म कर दी गई, उसके बाद उनका वोटिंग राइट खत्म कर दिया गया, लेकिन खतौली में वोटिंग राइट खत्म नहीं हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा भी दिखाता है कि जो चुनाव आयोग है, जब तक भारतीय जनता पार्टी की हरी झंडी नहीं दिखाएगी, अभी तो वोट भी नहीं पड़े धर्मेंद्र जी, आप तो पहले से ही आरोप लगाने लगे कि संवैधानिक संस्थाओं पर भाजपा का कब्जा हो गया है। आपकी इन्हीं सब बातों को तो चुनावी मैदान में जाकर भाजपा कहती है देखिए हार स्वीकार ली, जीत के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए आस्था जी, मेरा तथ्य अगर गलत हो तो आप काउंटर करेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर आजम जी का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा सकता है उसी केस में, तो विक्रम सैनी का नाम क्यों नहीं कट सकता है? तो इसका मतलब चुनाव आयोग पार्शियल है कि नहीं, आप मुझे बता दीजिए। आपके हिसाब से सही है क्या ये? हाँ या ना में बता दीजिए मुझे। प्रशांत उमराव जी, आप जब भी बताएंगे कि देखिए हार स्वीकार ली है, ईवीएम को दोष दे रहे हैं, चुनावी मशीनरी पर कब्जे का आरोप लगा रहे हैं, तब ये कहेंगे कि विक्रम सैनी की पत्नी को क्यों टिकट दिया खतौली के अंदर? विक्रम सैनी का जो वोटिंग राइट क्यों नहीं खत्म हुआ, मैं उस पर सवाल खड़ा करूंगा। ठीक है प्रशांत उमराव जी, शांत हो जाइए धर्मेंद्र। आप शिकायत करिए। देखिए आजम खान जी के मामले में उनके ये शिकायत नहीं जो मैं बता रहा हूँ, क्या ये आपका स्वागत है? आप विक्रम सैनी पे बोल रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ, शिकायत नहीं कर रहा हूँ। आप दंगाई कहीं शिकायत चाहिए, धरना प्रदर्शन करे जाके चुनाव आयोग। सुनिए आप, नहीं तो आप शिकायत करिए ना, विपक्ष में पार्टी ये शिकायत नहीं है, उसमें शिकायत करिए। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, चौथे स्तंभ पर मैं आपको लिखित में दे दी जाती है। बोल रहा हूँ, क्या चुनाव आयोग मीडिया को नहीं मानता है? उसके बयान को नहीं सुनता है। आपने शिकायत की है चुनाव नहीं, आप लोग आपस में मत लड़िए, आप लोग आपस में मत लड़िए। मैं शिकायत बता रहा हूँ, प्रक्रिया की बात बता रहे हैं प्रशांत उमराव धर्मेंद्र यादव की, आप इसकी लिखित शिकायत तो करेंगे, सही फोरम पर अपनी समस्या तो रखेंगे। आपका फोरम सही नहीं है, लोकतंत्र का नहीं, यहाँ तो हम चर्चा करते हैं, लेकिन एक्शन लेना यहाँ से थोड़ा ना लेना ये तो संस्था के हाथ में है। सूचना का सबसे बड़ा माध्यम है, ये तो संवैधानिक संस्था का अधिकार है। यहाँ तो हम चर्चा कर सकते हैं, उस चर्चा का कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं, सही आंकड़ा सामने रख सकते हैं, आप लोगों की बात सुनवा सकते हैं, लेकिन जिस चीज का आप आरोप लगा रहे हैं उस पर एक्शन तो संवैधानिक संस्था ही लेगी ना। भाई संवैधानिक संस्था के पास सूचना पहुंचनी चाहिए। अब सूचना अगर आपके माध्यम से पहुंच रही, क्या गलत है क्या वो? अब आप इस तरह की बात करेंगे धर्मेंद्र यादव, तो कहीं ऐसा ना हो कि सड़क पर किसी का पर्स छिने वो पहले मीडिया में आए, थाने ना जाकर मीडिया में आए, कहें कि हम इसके माध्यम से बता रहे हैं सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को कि पर्स छिन गया है। पर्स छीनना और किसी का वोटिंग ऑफ राइट नहीं, मैंने आपको सिर्फ उदाहरण दिया। आपने कहा कि मीडिया का मन सही नहीं है क्या, मैंने आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश की उदाहरण से कि सही फोरम पर जाकर कंप्लेंट दर्ज कराना, अपनी बात को रखना, उससे एक्शन होता है। मीडिया के माध्यम से आप चर्चा कर सकते हैं, सुनवा सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया आगे तभी बढ़ेगी जब आप कोई लिखित शिकायत सही जगह सही दफ्तर में करेंगे। ठीक है, एक जैसे कैसे कह दिया आपने? ठीक है, मैंने आपको उदाहरण दिया कि सही समस्या को सही जगह पर जाकर कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए। यहाँ आप चर्चा कर सकते हैं, और आप चाह रहे हैं कि सब कोई स्यो मोटो कॉग्निजेंस ले ले हर मामले में, फिर तो आपकी बातें चुनावी आरोप से ज्यादा कोई क्या समझेगा। ठीक है, रुक करते हैं आगे। सुधा मिश्रा अभी सुन लीजिए। आ रहे धर्मेंद्र यादव, सुधा मिश्रा इंतजार कर रही है। सुधा, एक मिनट रुक जाए धर्मेंद्र। सुधा मिश्रा जी, बेशक आपने कहा कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन क्या ये चिंता आपको नहीं सताती कि जो फूट समाजवादी पार्टी के अंदर पड़ी कहीं उससे कांग्रेस को ना गुजरना पड़े? क्योंकि नावेद मियां अब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कांग्रेस में हैं या नहीं ये आप स्थिति स्पष्ट करेंगे। आपका सपा के साथ अलायंस रह चुका है, लेकिन नावेद मियां जो कांग्रेस का हिस्सा रहे वो अब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। जी आस्था जी, आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जब इन्होंने ज्वाइन किया था पुनः कांग्रेस, नवेद मियां ने, तो सपा छोड़ के आए हुए थे, और वहां पे जब उनका बयान आया था उन्होंने कहा था कि हमने अखिलेश जी से कहा कि वो आजम जी को निकाल दें। उनका जो अपना व्यक्तिगत रामपुर में अगर देखा जाए तो जो उनका दोनों के बीच में जो चलता है, खास करके आजम खान जी से, वो उनका जो व्यक्तिगत अपना उस क्षेत्र विशेष में है, उसकी बात पे उन्होंने कहा, जब नामांकन हमारे यहाँ से नहीं किया गया तो उन्होंने कहा था, एक उनका बयान आया था कि मैं स्वतंत्र हूँ सपा का विरोध करने के लिए। अगर आप उस बयान को ध्यान से देखें कि उन्होंने कहा कि भले ही हमारी पार्टी ने नामांकन के लिए हमें रोका है, लेकिन अगर मैं सपा का विरोध कर रहा हूँ, और विरोध किसका? आजम खान का, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी पे पुलिस को न हटाए जाने, उन्होंने आजम खान को हटाए जाने, उनके अपराधी जो भी उनपे जो केसेस चल रहे हैं, जो उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, इस पर कई बार बयान दिया और कई बार बात किया था। तो उनका जो अपना व्यक्तिगत जो मसला है वो आजम खान के रामपुर में जो चीजें हैं उसको लेके है। तो उनका जो विरोध है वो सपा से और आजम खान से है।
उसके बाद वो किसको सपोर्ट करेंगे व्यक्तिगत मसला है, क्योंकि पार्टी ने नहीं, लेकिन पार्टी की सहमति या असहमति भी तो बड़ी वजह होती है ना। अच्छा जी, मैं जिस पार्टी ने कभी भाजपा के साथ अलायंस ना किया हो, वो अपनी व्यक्तिगत चॉइस से उस पार्टी और उसके कैंडिडेट को सपोर्ट करें, तो ये चिंता नहीं सताती आपको? कहीं ऐसा तो नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर भी एक अलग विचारधारा जो है वो जन्म ले रही है, कुछ अंदर ही अंदर सुलग रहा है? नहीं, ये हमारे अनुशासनात्मक संगठन में जो देखा जाएगा, जो किया जाएगा, किस पे हम क्या अपना एक्शन लेते हैं, क्या बातें होती हैं, वो अलग मसला है। लेकिन जो मुख्य बात है कि उन्होंने सीधे कहा है कि कांग्रेस आला कमान ने जब हमें नामांकन मतलब उपचुनाव लड़ने से मना किया, तो मैं सपा का व्यक्तिगत रूप से विरोध करने के लिए स्वतंत्र हूँ। ये उनका बयान आया था। मैं उस बयान को बार बार इसलिए ला रही हूँ कि व्यक्ति को 24 घंटे आप रोक नहीं सकते हो। जब व्यक्ति कहीं विशेष में रह रहा है, अगर मान लीजिए आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, मैं कहीं नौकरी कर रही हूँ, तो जब जिस दौर में वहां पे कर रहे होते हैं, उसके बाद हर मसले उस जगह से जुड़े नहीं होते हैं ना। चलिए सुधा जी, आप नावेद मियां को ये कहकर डिफेंड कर रही हैं कि ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रही। लेकिन पार्टी लाइन या पार्टी के किसी ऐसे अलायंस के कैंडिडेट को सपोर्ट करना, पूर्व में मुझे लगता है कि ऐसा उदाहरण शायद ही पहले कभी आया हो कि इसको अनुशासन के दायरे में न देखा जाए या चिंतित बात वो ना हो। मैं लौटूंगी, जितेंद्र प्रताप सिंह इंतजार करे। जितेंद्र जी, मोबाइल चेक कर रही है, आपको प्रत्याशियों के नाम पता चल गए रामपुर मैनपुरी से? बात मोबाइल चेक करने की नहीं है, एक्चुअली में उन्हीं का मैसेज आया था, तो इस वजह से एकदम चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप बताइए, आप टक्कर में है जब आपने नाम पूछ रहे थे, मैं बता रहा था, उसी समय मैसेज आया कहीं। तो जी, आपका सवाल क्या है? आप टक्कर में है कहीं? मुकाबला तो सपा भाजपा का बताया जा रहा है, नहीं आप भी मैदान में उतर गए, किसको फायदा होगा? बिल्कुल, जो जिन जातियों को अभी तक, मैं बार बार कहता आ रहा हूं, जिन जातियों को अभी तक समाज में वो स्थान नहीं मिल पाया है, कहीं भी, ना सरकार में, ना प्रशासन में, और ना उनकी कहीं सुनवाई होती है, ना तहसील, ना कोर्ट कचहरी में, ना पुलिस थानों में, हम उनकी लड़ाई लड़ने आए हैं। और उनकी लड़ाई के लिए ही हमने अपने प्रत्याशी माननीय जयवीर सिंह जी को वहां से उतारा है, और वो रामपुर में कड़ी टक्कर देंगे। पिछड़े वोटर्स पर आपकी नजर है और सपा भी उसको टारगेट करके आगे बढ़ रही है, तो आप सपा के नुकसान के लिए आए हैं चुनावी मैदान में? नहीं, देखिए, हम किसी के नुकसान या फायदे के लिए नहीं आए हैं। अगर नुकसान या फायदे के लिए आते तो हम अपना कैंडिडेट ही खड़ा नहीं करते और किसी को समर्थन दे देते। यहाँ पे बात सीधी सी है कि उन जातियों की, इसमें जब मैं बोलता हूँ कि वंचित और शोषित का मतलब होता है कि वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी भी पंथ संप्रदाय के हो सकते हैं, वो चाहे अगड़ी जाति हो, चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हों, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी वंचित और शोषित में हो सकता है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं किसी एक जाति विशेष या 5 जातियों या 10 जातियों, मैं सभी जातियों की बात कर रहा हूं। उनके लिए हम लड़ रहे हैं जिनको उनका अधिकार नहीं मिल पाया है या जिनको अभी तक। ठीक है, उसी के लिए आप उपचुनाव में उतरे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये तो जो मुकाबला है ये बाइपोलर है, सपा और बीजेपी के बीच का है। इसके अलावा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा कहीं भी चुनाव होते हैं तो 10 प्रत्याशी खड़े होते हैं, तो कोई ना कोई पहले पे, कोई ना कोई दूसरे और तीसरे नंबर पे आता ही है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जितेंद्र जी, क्योंकि हमारी लोग किसको नुकसान पहुंचाया है, किसके वोट काटे हैं? अनीता मिश्रा जी, ये बताइए कि सुभाषपा भी मैदान में है। मैनपुरी की विशेषकर हम बात करें तो यहाँ पर भी पिछड़ी जातियों की एक बड़ी कम्युनिटी रहती है और उसी को टारगेट करके सुभाषपा चलती है। गठबंधन सपा का टूट चुका है और बहुत ही खराब माहौल में टूटा था। देखिए, इन बहुत सारी जो टेक्निकल बातें हैं, सुभाषपा के साथ गठबंधन और टूटना और वो किसके साथ जाएंगे, इन चीजों का जवाब तो सपा के लोग दे सकते हैं। मैं प्रसपा की प्रतिनिधि हूँ। प्रसपा से रिलेटेड अगर कोई आपका प्रश्न होगा तो मैं उसके जवाब देने के लिए अधिकृत हूँ। और जहां तक रही मेरे पर्सनल कमेंट सुभाषपा के लिए, तो देखिए उनका तो हमेशा से यही रहा है कि कभी इधर कभी उधर, उनका कुछ पता नहीं रहता कि वो कब किसके साथ जाएंगे। ये उनका इतिहास का भी नहीं पता रहता ना, कभी स्वतंत्र पार्टी बन के लड़ने की बात कहती है और कभी बार बार अखिलेश यादव जी के उसमें चली जाती है खेमे में। तो ये प्रसपा को भी सोचना पड़ेगा ना। और ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आप मतलब हमेशा अकेले चलते हैं। जब भाजपा पार्टी नहीं थी, कभी वो जनता दल के साथ, कभी वो सपा के साथ, कभी बसपा के साथ रही है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के साथ रही है। इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम इसके साथ थे या उसके साथ। आप मुझे बताइए कि पहले हम भाजपा के साथ थे और अभी सपा के साथ इन चुनावों में थे, दोनों से अलग हो गए। हम अभी तक ना बसपा के साथ गए ना बाकी अन्य पार्टियों के साथ गए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम इनके साथ हैं या उनके साथ हैं? सपा के साथ थे,
ऐसा नहीं हुआ कि कल भाजपा के साथ चले गए, परसों सुभाषपा के साथ और आज सपा के एक साथ। एक करके बात। नहीं, ये तो अभी चाचा जी, मैं गोरखपुर की एक जनसभा में 8 दिन पहले 8 तारीख या 9 तारीख को कह रहे थे कि प्रसपाई असली समाजवादी पार्टी है और अखिलेश जी अपने चापलूसों से घिरे रहते हैं। तो आप मुझे बताइए कि अब किस आधार पे आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं या उनके साथ जा रहे हैं, मुझे बताइए। आप एक एक करके बात रखिए। आपकी पार्टी स्वतंत्र पार्टी है, आप क्यों नहीं अपने चुनावों में जाते हैं? आप क्यों शांत हो जाइए अनीता जी, जितेंद्र जी, मैं आपको अलग से 10-10 सेकंड दे देती हूँ, आप लोग अपनी बात रखिए। अनीता जी, जितेंद्र जी, आप दोनों शांत हो जाइए। अनीता जी 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, फिर जितेंद्र जी। देखिए, मैं बोल रही हूँ कि माननीय शिवपाल सिंह, आसान नहीं है माननीय शिवपाल सिंह यादव जी होना। वो जले हैं मशाल की तरफ और आज भी त्याग की, सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है वो, और उन्होंने वो दिखाया है, दिल जीत लिया है उन्होंने एक एक समाजवादी का, मैनपुर के घर के एक एक व्यक्ति का दिल जीत लिया है। और एक बार नहीं, हर बार वो अपने त्याग से, अपनी सहनशीलता से दिल जीत लेते हैं लोगों का। ये बात करेंगे। मुझे बताइए ना, गोरखपुर की जनसभा में बयान क्यों दे रहे थे माननीय शिवपाल जी? उनके संघर्ष और अनुभव को कम मत आंकिए। गोरखपुर की जनता उनके साथ है, शिवपाल यादव के नाम से जुड़ती है मैनपुरी में जनता। जितेंद्र जी शांत हो जाइए। अनीता जी, आपने बात पूरी की, अब आप जितेंद्र जी की बात सुनिए। अचानक से 8 दिन में ऐसा क्या हो गया कि वो समर्थन देने को तैयार हो गए? अनीता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपने बात पूरी की, अब जितेंद्र जी की बात सुन लीजिए। ऐसी मिसालें नहीं मिलती हैं। ठीक है, ठीक है, आप एक मिसाल वो बात रखी जितेंद्र जी के सामने मैंने। अब शांत हो जाइए अनीता जी, आपका पॉइंट आ गया। जितेंद्र जी 10 सेकंड। देखिए आस्था जी, मेरा इतना ही कहना है कि 8 दिन पहले जब गोरखपुर की एक सभा में माननीय शिवपाल जी ये कह रहे थे कि अखिलेश जी चापलूसों से घिरे रहते हैं अब भी, और वो जो प्रसपा है वही असली समाजवादी पार्टी है, तो आप बताइए 8 दिन में ऐसा क्या परिवर्तन आ गया कि वो सपा को समर्थन देने के लिए लालायित हो गए? आप मुझे बताइए, आप मुझे बस इतनी सी बात बता दीजिए, आपने उस पर क्या कार्रवाई की थी जब आपको एक लेटर मिला था कि माननीय शिवपाल जी आपको जहां ज्यादा सम्मान मिले आप वहां जाने को स्वतंत्र हैं? आप वो मुझे बताइए कि उनको जब सभाओं में मीटिंग्स जो होती थी सपा की टिकट से विधायक है वहां नहीं बुलाया जाता था, तो मुझे आप बताइए कि आप कैसे इस बात को कहा है। और मैनपुरी में सपा और प्रसपा का एक होना वो नेताजी के नाम पर है, और इस बात को एक तस्वीर के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया है। तो फिलहाल चाचा भतीजा या सपा प्रसपा आप कह लीजिए कि मैनपुरी के उपचुनाव से पहले नेताजी के नाम पर एकजुट हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये साथ कितना लंबा और चलेगा, क्योंकि शिवपाल यादव पूर्व में एक बड़ी जिम्मेदारी का भी जिक्र कर रहे थे कि इंतजार कर रहा हूं कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले। अब देखना होगा कि ये साथ कितना लंबा चलता है, क्योंकि आगे निकाय चुनाव भी है, फिर 2024 का लोकसभा चुनाव भी होना है। प्रशांत उमराव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। प्रशांत जी, मैनपुरी के लिए कहा जा रहा है, ये सपा की तरफ से बोला जा रहा है कि अगर सच में आप नेताजी को श्रद्धांजलि देना चाहते या उनको सम्मान देते हैं तो आपने कैंडिडेट ही क्यों खड़ा किया? वॉकओवर दे देते, वो नेताजी को श्रद्धांजलि होती। लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और ये कोई बात नहीं होती कि हम श्रद्धांजलि देने के लिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे बहुत सारी जगह चुनाव होते हैं, चुनाव अगर किसी की डेथ हो जाती है उनके परिवार के लोग लड़ते हैं, तो ऐसा तो नहीं विपक्षी पार्टी वहां पे कैंडिडेट नहीं उतारती है, और जो हमारे कैंडिडेट वो भी तो शिष्य है उनके। और ऐसा तो नहीं कि मुलायम सिंह जी के वास्तविक उत्तराधिकारी को तो वहां प्रत्याशी बनाया नहीं गया, दूसरे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया गया है, तो ये बात कहना अनुचित है। और समाजवादी पार्टी के पास भी अब कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि वहां पे उनकी हार निश्चित दिख रही है। पहले इसलिए अभी तक उनको चाचा की याद नहीं है, अब जाकर उनको लगा कि बिना शिवपाल जी के वहां पर कोई नैया पार नहीं होगी तो चाचा के पास गए, फिर भी शिवपाल जी भी खुल करके सामने नहीं आए। वो तो आगे आने वाले दिनों में इस पर दिखेगा कि शिवपाल जी कितने आते हैं। तो हम अपने मुद्दों पे जीतने के लिए हैं, और हमारा अंतर पिछली बार खाली 95,000 का था हार का, इस निश्चित तौर पे इस बार अच्छे अंतर से हम जीतेंगे। ठीक है, धर्मेंद्र यादव, पिछली बार बहुजन समाज पार्टी का साथ था, तब 94,000 से कुछ ज्यादा के मतांतर से जीते थे मैनपुरी के अंदर नेताजी। इस बार बसपा साथ नहीं है, 2 लाख से ज्यादा बसपा के वोटर्स या सपोर्टर्स आप जो भी कहें माने जाते हैं कि मैनपुरी और आसपास हैं। तो इस बार उपचुनाव के अंदर बीजेपी इस बात को भुना रही है कि पहले 94,000 रह गए और अब उसके भी पार जाएंगे, ये सीट जीत लेंगे। आस्था जी, नेताजी पूरे भारत की राजनीति में एक ऐसा स्थापित नेता थे जिनको नेताजी कहा गया सुभाष चंद्र बोस जी के पास,
तो कुछ बात तो होगी। आप मैनपुरी की धरती पे आएंगी तो आपको पता चलेगा, पांचों विधानसभाओं में, चाहे भोगांव हो, चाहे करहर हो, चाहे किसनी हो आपका, चाहे मैनपुरी हो, हर एक विधानसभा में आप हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक तबके के लोग नेताजी को भगवान की तरह पूजते हैं। आप उसको जब जाकर देखेंगी, उनमें कोई किसी तरह का कंफ्यूजन है ही नहीं, चाहे वो समाजवादी पार्टी का वोटर हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ही वोटर क्यों ना हो। जो साक्ष्य जिनको मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास एक कोई प्रत्याशी नहीं था। नेताजी ने जिस व्यक्ति को सभासद से लेकर के पार्लियामेंट तक पहुंचाया, उन्हीं को उन्होंने लाके खड़ा कर दिया। वो व्यक्ति खुद ही नहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी मैंने देखा, वो अंदर से खुद चाहते हैं कि माननीय नेताजी इस चुनाव को जीते। माननीय नेताजी की भावनाएं यहाँ पे उन पर हावी हैं, तो वो खुद नहीं लड़ना चाहते। तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत ज्यादा पशुपेश की स्थिति आ गई है कि जब उनका प्रत्याशी खुद ही नहीं लड़ना चाह रहा है। ये बात आप किस बिना पर कह रहे हैं प्रशांत उमराव? यहाँ तो कहा जा रहा है कि भाजपा ने जिनको उतारा है, रघुराज सिंह शाक्य, वो खुद ही नहीं लड़ना चाह रहे हैं चुनाव। पिछले 4 दिन से मैं मैनपुरी में हूँ, मैं आपको एक विधानसभा का बता सकता हूँ, किसी का बता सकता। ये कैसी स्थिति हो गई? कभी सपा कह रही है कि आपने कैंडिडेट क्यों खड़ा किया, और जो कर दिया है कैंडिडेट खड़ा, उसके लिए कहा जा रहा है कि वो तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाह रहे हैं। जब आपने जो सवाल पूछा, कभी ये कहते हैं कि ईवीएम मैनेज कर लिए, कभी कहते हैं कि चुनाव आयोग बायस्ड है। तो ये हर तरीके से बात करते हैं। पहले अपनी बात पे तो स्थिर हो जाएंगे, चाहते क्या है। अभी जब ये रिजल्ट आएगा, हार जाएंगे तो कहेंगे हम प्रशासन के बल पे जीत गए। और जो डिंपल यादव स्वयं 2 बार लोकसभा चुनाव हार चुकी हैं, अपनी कन्नौज सीट से हार चुकी, फिरोजाबाद से हार चुकी हैं। तो ऐसा तो कोई है नहीं कि हमारे, जब मुलायम सिंह जी थे प्रत्याशी, बसपा साथ में थी, तो आप खाली 90-95 हजार वोट से जीत पाए। तो ये चीजें बेमानी है। आप पहले अपनी बातों ठीक है। तो कुल मिलाकर बीजेपी अपने विकास के काम और आजमगढ़ और रामपुर में पूर्व में मिली जीत को आगे करके चुनावी मैदान में बार बार इस बात को आगे रख रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी नेताजी के नाम पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए साइकिल का बटन दबाने की अपील लोगों से घर घर जाकर और मंचों से करती हुई नजर आ रही है। दोनों ही पार्टियों की अपनी बड़ी दावेदारी है। अब देखना होगा कि जनता किस ओर जाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाबहस में फिलहाल इतना ही।